नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। उत्तराखंड में कल तक त्रासदी पर राजनीति भर हो रही थी। नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, तबाही पर राजनीति करने के आरोप लगा रहे थे। लेकिन आज उत्तराखंड में जो तस्वीर दिखी वो राजनीति के पतन की नई मिसाल है। खुद को पीड़ितों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने की होड़ में अब अलग अलग पार्टियों के समर्थकों के बीच हाथापाई तक होने लगी है। देहरादून में आज शाम कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के कार्यकर्ताओं के सिर पर खून सवार हो गया, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेता उत्तराखंड में फंसे आंध्र प्रदेश के लोगों की नजर में खुद को मसीहा साबित करना चाहते थे। आज इसी पर बड़ी बहस कि राहत के नाम पर ये इतनी शर्मनाक राजनीति आखिर क्यों। आपके अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सैलाब में तबाह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आज कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि आंध्र प्रदेश के जो लोग उत्तराखंड में फंसे हैं उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने का क्रेडिट कौन लूटेगा। दरअसल आंध्र प्रदेश के लोगों की मदद के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वी हनुमंत राव हवाई जहाज लेकर पहुंचे। एयरपोर्ट पर वहां पहुंचे टीडीपी नेता रमेश राठौर अपने हवाई जहाज के साथ मौजूद थे। दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ता इस बात पर अड़े थे कि पीड़ित उनके लाए जहाज में सवार होंगे। बात बढ़ गई और फिर एयरपोर्ट पर ही राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हनुमंत राव, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, वो किस तरह भिड़े टीडीपी के रमेश राठौर से। ये टीडीपी के कार्यकर्ता बैठाए जाते हैं और हनुमंत राव जाने माने सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक आंध्र प्रदेश में। दरअसल ये संघर्ष इसलिए भी है क्योंकि आंध्र प्रदेश में सत्ता की रस्साकशी आजकल बहुत जोरों पर है। बहुत जोरों पर इसलिए क्योंकि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का वहां पर वर्चस्व है और टीडीपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे का आधार यानी जनाधार तलाशने के अंदर जुटे हैं। और इसी जनाधार तलाशने को लेकर ये झपटा मुफ्ती हैदराबाद के एयरपोर्ट पर नहीं हुई है, बल्कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पर हुई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्लेन में जो श्रद्धालु हैं उनको वापस आंध्र प्रदेश ले जाना चाहते थे। देखिए हनुमंत राव है चश्मे में और पीली शर्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं रमेश राठौर। हनुमंत राव कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं में से एक है। लेकिन फिर भी जबरदस्त छीना झपटी चल रही है। कुर्ते नहीं फटे, ये गनीमत है। हनुमंत राव और रमेश राठौर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सरेआम मारापीटी हुई है। इससे पहले नरेंद्र मोदी के लोगों का दावा था कि 15,000 लोगों को नरेंद्र मोदी ने एक साथ बचाया है उत्तराखंड से, इसलिए उन्हें रैम्बो कहा गया। लेकिन क्या रैम्बो भी एक दिन में 15,000 लोगों को बचा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आगे लिए चलते हैं, अब आपको एक साथ दो तस्वीरें दिखाते हैं। कौन कौन सी ये दो तस्वीरें? एक तरफ देहरादून में कांग्रेस और टीडीपी के नेता पीड़ितों की मदद का क्रेडिट लेने के लिए आपस में भिड़े हैं, तो दूसरी तरफ उन जांबाजों की है जो पहाड़ पर फंसे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। ऐसे ही 19 जांबाज मंगलवार को उत्तराखंड की पहाड़ियों में अपनी जान तक कुर्बान कर गए। एक ही तबाही से निकली है दो तस्वीरें, जिसमें से एक पर हिंदुस्तान को नाज हो रहा है और दूसरी तस्वीर देखकर सिर शर्म से झुक जाता है कि क्या अब राजनीति इतने निचले स्तर तक पहुंच गई है। तो एक तरफ जवानों पर हमें गर्व करना पड़ रहा है जिन्होंने शहादत दी समय समय पर, और दूसरी तरफ नेताओं पर हमें शर्म करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि हमारी राजनीति आखिरकार इतनी क्यों गिर गई। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए
रमेश राठौर टीडीपी नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश राठौर जी जाली ग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रमेश राठौर जी, पहला और सीधा सवाल, आखिर झगड़े और मारपीट तक नौबत क्यों पहुंची? ये जो रिस्क की सर्विस चल रही है, इसमें हमारा सरकार, आंध्रा का सरकार आगे आके नहीं करने की वजह से हमारे नेताजी ने आके हमारे सारे जितने भी तेलुगु वाले हैं उनको और बाकी दूसरे लोगों को घर पहुंचाने का कार्य लिया। तो उसमें हम निरंतर 5 दिन से यही कार्य करते जा रहे हैं। तो हमने किसी तरह उनको हैदराबाद, उनको घर पहुंचाने का कार्य हाथ में लिया। तो इस टाइम पे कांग्रेस के मंत्री आके, एमपी आके उन्हें विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा जाने वाले को वो हैदराबाद पहुंचने, हैदराबाद ही चलो करके फोर्स कर रहे हैं। और हमने बताया उनको, अरे भाई यात्री को घर पहुंचाना है, वो कहाँ जाता है उनके मन से जाने दो, आप उनसे भेज दो। हमारा लक्ष्य है उनको घर को भेजाना। ये लोग तो कांग्रेस वाले काम नहीं करते। हमारा मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं आता, केंद्र मंत्री नहीं आते, लेकिन हम जब सर्विस करें उसको भी आड़े आके उनको घर तक नहीं पहुंचाने का कार्य, वही जबरदस्ती में हमारे ऊपर हमला करना, अधिकार को दुरुपयोग करना, और वो हनुमंत राव जी आके हमारे एमपी का गला पकड़ना, ऐसे सारे चीज ये ठीक नहीं है। ये टाइम में क्या आपस में जनता है, वो वही जनता को अपन सहकार्य करना है, उनका दुख में भाग लेना है, उनको घर तक पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये अधिकार हमारे हाथ में, सरकार हम है, हमारी जिसकी लकड़ी उसकी भैंस, हम जैसा भी डराए वैसे डरो बोले तो कौन डरेगा, क्यों डरेगा, कहाँ तक ये डेमोक्रेसी का। लेकिन रमेश राठौर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि पहला हाथ किसने उठाया, आपने या फिर कांग्रेस के हनुमंत राव ने? हमने हाथ उठाया नहीं, उठाने का प्रश्न ही नहीं है। वो अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज किया। हमने यही पूछा तुम क्यों, आपको सौंपता नहीं, आप एक सीनियर लोग हो और अधिकार। रमेश राठौर जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? लगता है राठौर साहब से हमारा संपर्क कट गया है। हम फिर से एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, अब दोबारा से ट्राई करेंगे। लेकिन मेरे साथ बैठे हुए हैं अनु कपूर साहब, जो कि एक जियोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट हैं, माफ कीजिएगा, प्रोफेसर चंदन घोष, जो कि एक्सपर्ट हैं जियो हैजार्ड मैनेजमेंट के, और साथ ही साथ एक स्पेशलिस्ट भी है डिजास्टर मैनेजमेंट के। प्रोफेसर चंदन घोष, ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं डिजास्टर में कि दो नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हो दमादम, बिल्कुल हिंदी फिल्मी स्टाइल में? इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था इस समय, लेकिन इसमें मैं क्या बोलूं, मैं तो डिजास्टर। आपको बोलना चाहिए सर, आप तो देश के नागरिक हैं, देश का नागरिक का फर्ज है उनका नेता क्या कर रहा है उस पर टिप्पणी करे। न, इसमें इस तरह से बोलने का मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा एक विषय है जिसमें गंभीर रूप से हम सब लोग चिंतित है। एक तरफ उत्तराखंड में ये जो चल रहा है उसके लिए हम चिंतित है, लेकिन ये जो विषय है ये तो अपना आप एक अलग टाइप का घटना है, तो इसमें ऐसा तो मैं कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो आप पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहेंगे, लेकिन रमेश राठौर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, तेलुगु देशम पार्टी के हैं। रमेश राठौर जी, ये डॉक्टर हनुमंत राव कब आए और कब वो ले जाना चाहते थे, आखिर किस बात पर विवाद शुरू हुआ? आप हैदराबाद ले जाना चाहते थे, वो विशाखापट्टनम ले जाना चाहते थे, क्या बात थी? वो विशाखापट्टनम वाले है, विजयवाड़ा है, उन लोगों को हमने डायरेक्ट फ्लाइट किया। उन्होंने हमारे साथ जो आए, हमने उन लोगों को 2 दिन से हमारे पास रखा है, ट्रीटमेंट दिया है, और वो बता रहा है। हमने पूछा जो लोग जहाँ जाना चाहते हैं उनके साथ जाओ भाई, हमें जबरदस्त नहीं। वो बोल रहे हम नायडू जी के साथ जाते, चंद्रबाबू नायडू जी हमें ट्रीटमेंट कराया है, खाना खिलाया, हमको लेके जा रहा है। ये जबरदस्ती हमारे साथ हमला कर रहे हैं कांग्रेस वाले ने करके, वहाँ के यात्री लोग बता रहे हैं। फिर भी ये लोग ज्यादा ही कर रहे हैं। और हनुमंत राव ये लोग हैदराबाद लेके जाके छोड़ देंगे, विजयवाड़ा वाले कब जाएंगे विजयवाड़ा, वैजाग वाले कब जाएंगे वैजाग। हम बताने का एक ही, जो यात्री कष्ट में है उनको घर तक पहुंचाना, हम पहुंचा रहे हैं, सरकार पहुंचा। हमने उनसे यही अपील किया, अरे भाई आप पहुंचाए तो हमको वादा नहीं है, वो नहीं पहुंचाएंगे। ऊपर से जो अपोजिशन वाले चंद्रबाबू नायडू जी ने कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, उसमें बर्दाश्त नहीं होके ये इस तरह वो जबरदस्ती कर रहे और कर रहे और कांग्रेस का अधिकार का दुरुपयोग उठा रहे, ये ठीक नहीं है। नहीं रमेश राठौर जी, चंद्रबाबू नायडू ने यह भी आरोप लगाया था कि जो तेलुगु तीर्थयात्री हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। आपने ऐसा क्या देखा वहां जाकर? मैंने बद्रीनाथ कल गया था और प्रथम व्यक्ति हूं मैं बद्रीनाथ में गया, जो कोई तक नहीं गए। मैं कल जाके रात भर वहीं रहा, आज भी गया हूं।
वहां पर तेलुगु को जिस तरह पहुंचाना है टोकन नहीं मिला, पहुंचाने में थोड़ा दिक्कत हुई, इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया है भाई हमारे लोगों को पहुंचाओ, क्यों तो वो बीमार लोग हैं, उनको स्किन एलर्जी आ गई जो है, उनको हार्ट है और वहां पर शुगर पेशेंट बहुत है, इन लोगों को में पहुंचाओ करके हमने रिक्वेस्ट किया। ये आपद के टाइम पे मिलिट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उसको उंगली नहीं बता रहे, लेकिन बता रहे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होना है उस तरह नहीं हो रहा, यहाँ पर दिक्कत है। लेकिन मिलिट्री वेरी गुड, उनको तो बात बोलते हैं और मिलिट्री का आज कार्य बहुत अच्छा कार्य है और अपना जान हथेली पे लेके वो काम कर रहे हैं, उनको हम बार बार धन्यवाद देते हैं। लेकिन रमेश राठौर जी, तस्वीरों में मैं देख रहा हूँ झगड़ा कर करके हाथ पकड़ने का कोशिश तो हनुमंत राव की आप भी कर रहे हैं, आप भी कम एग्रेसिव नहीं थे झगड़े में। हमने हाथ नहीं पकड़ा है, कोशिश नहीं किया, हमने पूछा है हम आप इतना बड़ा आदमी हो के हमको ऑन पार्लियामेंट लैंग्वेज में हमारा बेइज्जत करते क्या, ये ठीक नहीं है, ऐसा कैसा करते हैं और आप कैसा करते हैं, ये कौन सा तरीका है आपका, आप तो सीनियर हो ना, ये हमने पूछा है। रमेश राठौर जी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अपनी सफाई देने के लिए खुद हनुमंत राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद, आप टीडीपी के वरिष्ठ सांसद हैं। हनुमंत राव साहब, रमेश राठौर जी का आरोप है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल आपने किया, धक्का मुक्की आपने शुरू की। नहीं, सुनिए, वो जो जितना भी बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। मैं पहले इनके पास आया नहीं, इनके पास गया नहीं। उनका जो टीडीपी नेता है चंद्रबाबू नायडू को मैं आया था, उन्हें पूछा, मैं बोला क्या बाबू आप 9 साल मुख्यमंत्री करे हो और एनडीए के चेयरमैन हो, हमारे बोर्डिंग कार्ड तुम छीनने का क्या है, तुम्हारे लोग छीन रहे, ये क्या तरीका है? बोला इतना बोलते हैं, पूरे दोनों एमपी एक तरफ नायक दूसरे तरफ नारायण एमपी, दोनों मेरे ऊपर लड़ने को आए। अनपार्लियामेंट्री का सवाल ही क्या है? मैं उनके पास थोड़ी गया, आप टीवी में भी देखे, वो सीन नहीं बता रहा। भाई चंद्रबाबू से जो गुफ्तगू हुआ ये नहीं समझा, दे वांट टू टेक लॉयल्टी विद चंद्रबाबू को अटैक करे समझा। मैं इतना ही पूछा, सर आप इतना बड़ा नेता है, 9 साल मुख्यमंत्री करे हो और इंडिया के चेयरमैन हो, और ये छोटी बात क्या, हम स्पेशल एयरक्राफ्ट लगा के हम उन लोगों को पिलग्रिम्स को भिजा ले, तो हमारे बॉडी कार्ड खींचने का क्या मतलब है? बोला उतना ही चंद्रबाबू समझ गया, हनुमंत राव कुछ बोल रहा है और आगे कुछ बोलेंगे बोल के उन्हें उधर चले गया। अब इन लोग मेरे ऊपर अटैक करे, क्या पार्लियामेंट्री बोला, क्या गालियां दिया थोड़ी, उन लोग लड़ने को आज देखे ना, 2 लोग मेरे ऊपर आ रहे थे, मैं उनके ऊपर थोड़ी गया था। मैं अपना हाथ बचाने के वास्ते, क्यों मैं ऑलरेडी इंजर्ड हूँ, मैं हाथ बचाने के वास्ते मैं आगे रख रहा था। अब मुख्यमंत्री होके चंद्रबाबू यही नहीं, बल्कि वहां पर जो वेंकटेश्वर कल्याण मंडप में हम खाना खिला रहे, तो आए तो पिलग्रिम को एक एमपी क्या बोलता है, या खाना नहीं, हम दूसरे जगह खाना खिलाते, बढ़िया खाना। अरे मैं बोला भाई इन लोगों को गवर्नमेंट का 5,000 देना पड़ता है, गवर्नमेंट अनाउंस करो, लेने नहीं देने तो हमारे सामने दो, ये कौन है सर? और उसके अलावा लेकिन हमारे को फोटो लगा ले रहे, चंद्रबाबू का बैनर लगा, हम बैनर लगा रहे, अब देखा उनके पूरे कपड़ों पे चंद्रबाबू का पब्लिसिटी हम करे। आप बताइए, अब वी आर नॉट टेकिंग एनी पब्लिसिटी ओवर कांग्रेस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दे आर टेकिंग द एडवांटेज। क्या था उल्टा सीधा बोले थे, अब उनका पब्लिसिटी लेने के वास्ते उन लोग आएंगे, हमारे मंत्री श्रीधर बाबू, नागेंद्र और बलराम नायक, उत्तर कुमार रेड्डी, सब लोग यहाँ एक काम कर रहे, केंद्र सरकार काम करी, स्टेट गवर्नमेंट करी, हमारे सरकार काम करी, न कामों का अपनी पब्लिसिटी क्यों आना काबी लो। हेलो, अभी पैसेंजर्स को देते थे वहां पर भी आता, चंद्रबाबू इतना पब्लिसिटी की क्या जरूरत है मेरे समझ में नहीं। अच्छा हनुमंत राव जी, एक बात बताइए, आपकी पार्टी ने ये कहा है, आपकी पार्टी ने डायरेक्टिव निकाला है कि कोई राज्य सरकार सीधे सीधे अपने नागरिकों को नहीं ले जाएगी, उनको राज्य के कोऑर्डिनेशन के साथ मदद करनी पड़ेगी, यानी उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देना होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप तो सीधे सीधे एयरपोर्ट पर जो आपके राज्य का मिला उसको लेकर उड़ जा रहे हैं। टीवी में देख के बोलते हैं, कौन गलती करे, हम करे क्या, हम लोग करे, हम स्पेशल प्लेट हम डालते, हम लोगों को खाना खिलाते। अब इन लोग हाईजैक करके उनका फ्लाइट आया कि नहीं, जेट फ्लाइट हमारा आया, हम लोगों को भिजा रहे थे, वो जेट फ्लाइट के टिकटा ले लेके, स्पाइस जेट के टिकटा दे के अंदर जाने के बाद तो चंद्रबाबू झूठ बोलता
अंदर क्या हुआ, हम जो पहले भी जा दिए उनका सामान भी लगेज अंदर गया, इन लोग स्पाइस में बिठाए थे, स्पाइस वाला पूछ रहा व्हाट लगेज, जब से लगेज लाओ बोले, हम गलती करे, उन लोग गलती करे, खाने का जगह गलती करते, वहाँ बोर्डर लगाते, डॉक्टर्स का बोर्ड, वहां पर भी आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम, हम कहीं लगा क्या बोर्ड बताओ, हनुमंतराव कहीं बोर्ड लगा, नहीं तो श्रीधर बाबू का बोर्ड लगे, हम किसी का बोर्ड नहीं लगाए, हम पब्लिक का सेवा करने को आए, हमको कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, उनको लगा पब्लिसिटी। और उसके अलावा आज जब पिलग्रिम्स को गुजारे तो एयरपोर्ट पे आके सबसे मिलने का क्या है बोलो, मैं सॉरी, उनको इतना ही मिल रहा है तो हैदराबाद में सबको मिल सकते थे, यहाँ आके हमारे बोर्डिंग कार्ड छीनने का ये क्या समझ है। और खाना खिलाने वालों को उठ के ले जाता, मुझे होना है तो वेंकटेश्वर कल्याण मंडपम में आप अपने तरफ से इंक्वायरी करो, वहां से उठा के ले गए ना बोलो, और गाड़ी में बिठाता जबरदस्ती। नहीं हनुमंतराव जी, आपकी बात मानी कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू पब्लिसिटी चाहते हैं, वो जानबूझकर लोगों को ले जा रहे हैं, वो जानबूझकर पॉलिटिकल गिमक खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि कोई भी राज्य सरकार बाहर से आकर अपने यात्रियों को इस तरीके से नहीं ले जाएगी। क्या आपने उत्तराखंड सरकार से इन लोगों को ले जाने की परमिशन मांगी थी या आप खुद पहुंच गए थे प्लेन लेकर? देखो, हमारे को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मिला, हमारे मंत्री आए, हेलीकॉप्टर लगा रहे, फ्लाइट लगा रहे, लोगों को लाने का काम हम कर रहे। चंद्रबाबू बीच में घुस के मैं सब कुछ कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट फेलियर है, कोई कभी उन्होंने कैसे बोल सकते मैडम? बोलो, मैं जाने के बाद ही उन्होंने गवर्नमेंट अलर्ट हुआ, पहले अलर्ट नहीं था, ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर भी जाए, हमारे ऑफिसर्स आए, यहाँ एक ऑफिसर बैठे हुए, एक तरफ नेशनल डिजास्टर ऑफिसर्स आर वर्किंग, दुकल इज वर्किंग और सेंट्रल हेड इज वर्किंग, why he is taking this so much of publicity? I can't understand, madam. This is my view. We have not done anything. We don't want any publicity. We want to the pilgrims should come safe to their respective places. That is my interest, madam. I don't want to talk much. Thank you very much. लास्ट सवाल हनुमंतराव जी, क्या आप इसकी शिकायत पुलिस से करेंगे, स्थानीय प्रशासन से करेंगे? विल यू फाइल अ कंप्लेन? तो डॉक्टर हनुमंत राव और रमेश राठौर दोनों सांसद अपना अपना पक्ष देते हुए, टीडीपी का ये कहना है कि झगड़ा कांग्रेस ने शुरू किया, कांग्रेस का ये कहना है कि झगड़ा टीडीपी ने शुरू किया क्योंकि उसको लोगों को हैदराबाद और बाकी जगहों के ले जाने के नाम पर पब्लिसिटी चाहिए थी और इसीलिए लगातार तेलुगु देशम पार्टी ये काम करती रही, इसीलिए हाथापाव की नौबत आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रमेश राठौर जो सांसद है टीडीपी के, वो हनुमंत राव जो कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद है उनके साथ भिड़े हुए थे, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। लेकिन राजनीति हमारी इतने लो स्तर तक गिर चुकी है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता महाबल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाइना एनसी, हमारे साथ प्रोफेसर चंदन घोष जुड़े हुए हैं जो कि आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले महाबल मिश्रा जी आपके पास, कांग्रेस ने भी आज कमाल कर दिया, हनुमंत राव जी भी आज भिड़ गए बिल्कुल रैम्बो की तरह, जैसे नरेंद्र मोदी रैम्बो वैसे हनुमंत राव साहब भी रैम्बो। नहीं, नरेंद्र मोदी की हम हनुमंत राव से तुलना नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी देखावटी आदमी है, जो इन्होंने कहा जो 15,000 आदमी को एक दिन में मैं लेके आया हूं, ये कितना बड़ा सफेद झूठ है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हनुमंत राय जी मानवीय दृष्टिकोण से सेवा करने के लिए गए और सरकार से मिलके जितना भी आंध्र प्रदेश के लोग हैं उनको ले जाने का कार्य कर रहे हैं। टीडीपी के लोग वहां जाकर के हस्तक्षेप करने की बात किया है, ये आप भी देखें, आप सुने भी है। अरे जितना आंध्र प्रदेश को ले जाने का अधिकार कांग्रेस पार्टी का है उतना टीडीपी का भी है, ये क्यों भूल रहे हैं आप महाबल मिश्रा जी? टीडीपी का भी अधिकार है उतना। मैं ये नहीं कहा जो कि टीडीपी का नहीं है अधिकार, अधिकार सबों का, और मैं समझता हूँ इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें पार्टी से राजनीति नहीं करना चाहिए तो झगड़ रहे हैं। महाबल मिश्रा जी आपके पार्टी के नेता आपके अपोजिशन पार्टी से मारपीट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं राजनीति नहीं करना चाहिए, तो लिप सर्विस हो गई। चौरसिया जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं इस समय मैं जवाब यही देता हूं जो लड़ाई करने के लिए टीडीपी वहां पहुंचा, जबकि हनुमंत राय सारी सेवा के लिए सुविधा के लिए 4 दिन से वहां टिके हुए अफसर आए हुए हैं, सारे वो टिके हुए हैं, टीडीपी के नेता वहां पहुंचे झगड़ने के लिए।
ये नहीं पहुंचे हैं, ये टीडीपी के नेता बाद से पहुंचे हैं वहां एयरपोर्ट पर। आपने देखा भी है फुटेज में, अभी के फुटेज में मैं देखा हूं। दोनों साथ पहुंचे थे। चंद्रबाबू नायडू भी वहां 3 दिन से अपने लोगों के साथ डटे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू भी वहां पहुंचे थे, तो इसीलिए आप एक के लिए नहीं कह सकते महाबल मिश्रा जी। नहीं चौरसिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो वस्तुस्थिति की जानकारी आपको ज्यादा होगी, लेकिन जो आपके टीवी की फुटेज देखा उससे जो अनुमान लगाया वो मैं बोला आप हमसे ज्यादा जानकारी रखते। निश्चित तौर पर आप सर जमीन पर आपके पत्रकार रहे होंगे, संवाददाता रहे होंगे, उससे ज्यादा जानकारी मिली। लेकिन मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है, चाहे कांग्रेस करे चाहे टीडीपी करे, मानव सेवा के रूप में पार्टी हित से उठ के काम करना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। शायना जी, मानव सेवा के लिए काम तो कर रही है कांग्रेस, मानव सेवा के लिए काम। कांग्रेस जो काम करती है वो है मानव सेवा, और बाकी कोई भी दल काम करने जाए तो वो है पब्लिसिटी स्टंट। मैं नहीं समझ पाती हूं कि दीपक जी 20 मिनट तक लगातार आपने टीडीपी और कांग्रेस के ये दो नेताओं के साथ जो चर्चा आपने की है, आपने क्यों इनको पब्लिसिटी दी है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को ऐसे नेता को पॉलिटिकली और सोशली ऑस्ट्रेसाइज करने की आवश्यकता है। जहां एक कैलेमिटी है, जहां लोग जा रहे हैं एक दूसरे को बचाने, वहां आप ऐसे एक लाइव रियलिटी शो देख रहे हैं जहां दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ने तक पहुंच गए हैं, और ये बोलते बोलते कि जनता तय करेगी कि कहां जाना है। मैं आपको ये सवाल करना चाहती हूं कि जनता को जरा पूछ लीजिए कि टीडीपी या ये कांग्रेस के नेता क्या सही में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? और जब एक कैलेमिटी है और इस स्तर की कैलेमिटी, तो ये बार बार बहुत ही मुझे सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपनी प्रशंसा की और कहा कि 15,000 लोग को मैं बचा के आया हूं। मोदी जी ने कहीं ये बयान नहीं दिया है, और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको कह सकती हूं कि मोदी जी गए, उन्होंने सहानुभूति जो दिखाना चाहिए था और जो उनको करना चाहिए था, चुपचाप वो काम करके वो वापस आए। यहां तो आप एक लाइव रियलिटी शो देख रहे हैं जहां दोनों पक्ष श्रेय लेना चाहते हैं कि वो जनता कहां जाए, हैदराबाद जाए, विशाखापट्टनम जाए, टीडीपी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए, और एक भी शब्द नहीं कि देखिए हम बहुत आक्रोशित थे, हम माफी मांगते हैं, कहीं भी नहीं। एक मन की जो राजनीति है उसकी एक सवाल यह है कि लाइव रियलिटी टीवी शो आपको टेलीविजन पर देखना कैसा लगा टीडीपी और कांग्रेस के बीच में? पॉलिटिकल करेक्ट आंसर मत दीजिएगा, मंद मंद आप भी मुस्कुरा रही थी। देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मुस्कुरा रही थी, और मैं ये सवाल भी अपने आप को पूछ रही हूं कि दीपक चौरसिया जैसे वरिष्ठ पत्रकार ये दो नेता को क्यों, जैसे आप कह रहे हैं कि पब्लिसिटी, लेकिन समझ लीजिए कि पब्लिसिटी और नटोरिटी, यानी कि जो फेमस है और जो नटोरियस है, ये दोनों वो नटोरियस कैटेगरी में जाते हैं जहां देश भर में चर्चा हो रही है कि लोगों को किस ढंग से बचा पाएं, उनको अपने घर सही सलामत कैसे ले सकें। वहां ये दोनों नेता देख रहे हैं कि श्रेय किसको मिले, कांग्रेस को मिले या टीडीपी को मिले। और मुझे लगता है कि जनता को जो मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है वो जरूर देगी, और ऐन मौके पे आप देखेंगे कि जो भी नेता घमंड की राजनीति करें या स्वार्थ की राजनीति करें, उनको कहीं भी जगह नहीं रहेगा इस प्रजातंत्र में। ये घमंड की राजनीति और स्वार्थ की राजनीति की बात आप नरेंद्र मोदी के लिए कह रही है ना? देखिए, बार बार मैंने कहा कि मोदी जी का ये जो रैम्बो फ्रेज भी जो आप चला रहे हैं, किसने तय किया कि उनको रैम्बो कहना है? क्या उन्होंने कहा कि मुझे खुद बताएं? उन्होंने कहीं बयान नहीं दिया। किसने तय किया कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अखबारों ने ना। एक मिनट शायना एनसी जी, किसने तय किया कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी अखबारों ने ना, मैगजीन ने ना, के लिए उसी ने तय किया कि बयान चलाते रहे तो आपके ऊपर है। आपको प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री बनने पे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मुझे ये हर बयान से प्रॉब्लम है, क्योंकि मोदी जी एक दिग्गज नेता हैं। उन्होंने कई पब्लिसिटी के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना काम, अपना फर्ज और दिखाया कि उनका जो एक्शन प्लान है उससे लोगों की जिंदगी बच सकती है। और जो उन्होंने किया उसके बाद कांग्रेस उठते हैं
और मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहती हूं कि जब वो जाते हैं वो फ्लैग ऑफ नहीं करते हैं कि मैं आ रहा हूं, देखिए मैं ये लेके आया हूं। उनका काम जो होता है इतना बढ़िया है कि देश भर में आज चर्चा हो रही है। आप सोशल मीडिया पे जाके जरा देख लीजिए कि ये दो नेताओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। फ्लैग ऑफ जहां आप भेज रहे हैं रिलीफ का सामान और आप एक फोटो ऑप करना चाहते हैं, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है जनता की, और मोदी जी के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। वाकई मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पार्टी के पितामह जो है लालकृष्ण आडवाणी, उनको एक सल्किंग रूम के अंदर डाल दिया है, उनको पार्टी से बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। और नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा काम ये किया है कि बीजेपी को दो भागों में बांट दिया है। अच्छा काम है ये कांग्रेस की दृष्टि से। मुझे बोलना चाहिए तो आप खुद बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में फिक्र न कीजिए, मुद्दा ये है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड चाइना जी मुझे फिक्र है, डाइवर्ट कर मैं देश का नागरिक हूँ, सही नहीं है। मुझे एक मजबूत विपक्षी दल चाहिए, मजबूर विपक्षी दल नहीं चाहिए। महाबल मिश्रा जी के पास चलूंगा। देखिए महाबल जी चाइना एनसीसी कई सारी बातें कह गई है, ये भी कह गई है कि नरेंद्र मोदी विकल्प है। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी में हमारा कोई चर्चा नहीं है, न विकल्प है। इस देश का विकल्प के रूप में राहुल गांधी है, और मैं समझता हूं राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है। और जहां तक नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी में विघटन कर दिया, एनडीए में विघटन कर दिया, जो नीतीश जी अलग होकर एनडीए को तोड़ रहे हैं, एनडीए के तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी किया है। तो मैं आप सब स्वयं जवाब दे रहे हैं। चौरसिया जी देश देख रहा है, नरेंद्र मोदी विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी एनडीए का तोड़ने की स्थिति में आ गए, तोड़ दिए। इससे बड़ा काम क्या हो सकता। अभी हम लोग उत्तराखंड पर बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में गए थे वाहवाही लूटने के लिए, और वो उनको सोशल मीडिया पर आया 15,000 आदमी को मोदी ने बचाया। क्या ये 15,000 आदमी के इतने सेना लगे हुए हैं, इतने हमारे फोर्सेस लगे हुए हैं, सीआरपी लगे हैं, सारे काम कर रहे हैं, वो एक दिन में 15,000 बचाने, ये कहां से 15,000 बचा के लाया। तो ये झूठ, ये मीडिया में झूठ बोल के अपनी वाहवाही लूटने का काम करता है। ये बहुत झूठा आदमी है। चाइना एनसी जी जवाब देंगी। झूठ के ऊपर झूठ तो आप बोले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने मीडिया तक बात तक नहीं की। और हमारे अध्यक्ष राजनाथ जी के प्रेस स्टेटमेंट दीपक जी आपके यहां तो जरूर पहुंचा होगा, जहां उन्होंने स्वयं कहा है कि ये 15,000 का जो फिगर है, हमने कभी ये बयान तक नहीं दिया। तो कहां से ये चर्चा की शुरुआत हुई है, कहां से ऐसे टर्मिनोलॉजी उन्होंने स्वयं अपने आप को रैंबो कहा, ये सब जो गलत चीज है। देखिए जब अच्छा, मुझे प्लीज खत्म करने दीजिए। जब अच्छा काम होता है, जब अच्छा काम होता है तब आप प्रशंसा नहीं करेंगे। जब आप देखेंगे कि देखिए एक नेता कर दिखाता है, तब आप उठते हैं आपके नींद से। तब आज दिन राहुल गांधी गायब है। देश भर में जो चर्चा हो रही है, जहां लोग मर रहे हैं, वहां आप विदेश में बैठे हैं। आप देखते हैं कि मोदी जी कर दिखाते हैं कि जहां आप खत्म कीजिए, फिर मैं प्रतिक्रिया दूंगी। मेरा ये कहना है कि जब प्रशंसा की बात नहीं करते तो वो केदारनाथ बनाने की बात तो क्यों किए, जब राज्य सरकार वहां है, राज्य सरकार स्वयं सफल क्यों नहीं करे। मंत्री हर एक नागरिक देश भर में कर सकता है, क्यों नहीं करें। आप मुझे बताएं क्यों नहीं करें। जो आप सच से कर दिखा सकते हैं, जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो दूसरा नेता कुछ काम कर दिखाता है और कहता है कि हम समाज के लिए करेंगे, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, आप बोल वचन देना चाहते हैं, जब आप देखिए अच्छा चाइना जी, एक सवाल आपकी तरफ से मुझे इनसे पूछना, एक सवाल चाइना जी, एक सवाल, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है जी। 8 दिसंबर 1992 को तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट के हाउस के सामने लोगों को एश्योर किया था कि 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद बनी है सरकार उसको फिर से बनवाएगी। अगर मोदी गलत है तो नरसिम्हा राव भी गलत थे उस टाइम पर, और अगर नरसिम्हा राव सही थे तो मस्जिद क्यों नहीं बनी। देखिए दीपक जी, आप कहां से कहां जा रहे हैं। मैं तो महाबल जी से पूछ रहा हूँ, लेके जा रहे हैं महाबल जी से पूछ रहा हूँ। जो हो रहा है, मेरा सवाल आपसे नहीं है चाइना जी, मुद्दा है चाइना जी, मेरा सवाल महाबल जी से
क्योंकि उनका कहना है कि किसी को कुछ बनाने का अधिकार नहीं है। मैं एक बात बताऊं चौरसिया साहब, आप बहुत मजे हुए पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं एक का बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, और जब मंदिर बनाने का मौका आया, प्रधानमंत्री बना तो कहा कसम कुर्सी का खाते हैं मंदिर नहीं बनाएंगे। तो पुरुषोत्तम राम को ठगा तो केदारनाथ को ठगने के लिए पहुंच गया नरेंद्र मोदी जी, जो हम मंदिर यहां बनाएंगे। तो ये मंदिर मस्जिद के मुद्दा अभी नहीं है, अभी मुद्दा है कि कितना विकास करें। नरेंद्र मोदी को यह चाहिए था कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बहुगुणा जी को कहते हैं हम इतना मदद के लिए इतनी राशि देते हैं, हम मदद करने आए हैं, लेकिन मंदिर बनाने की प्रस्ताव लेके गए तो ये धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए गए। मेरा क्वेश्चन ये है। शाइना। दीपक जी, अभी मुद्दा ये है कि उत्तराखंड में लोगों को किस ढंग से रिहैबिलिटेट करें। देखिए कि सबकी जो हेल्थ इश्यूज हैं, जहां एपिडेमिक्स फैले हैं, उसको किस ढंग से सही करें जल्द से जल्द। इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो सड़क योजना की हम बात कर रहे हैं वो जल्द से जल्द हो। जहां धर्म और विश्वास की बात है तो जरूर स्वाभाविक रूप से मंदिर सभी चाहेंगे कि जल्द से जल्द बने, लेकिन मुद्दा ये है कि जब कोई नेता कर दिखाता है और कर दिखाता है तो आपको बहुत परेशानी होती है। और जब वो नेता कहते हैं कि जो आप स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते हैं तो हम करके दिखाएंगे आपको, जब तक नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड में नहीं आए और उन्होंने अपने टीम के साथ दिखाया नहीं कि देखिए हम ऐसे काम कर सकते हैं, तब तक कांग्रेस तो नींद में थी। राहुल गांधी गायब थे विदेश में, 8 दिन के बाद वो आते हैं जब देश में इतनी राहुल गांधी गायब नहीं थे। देखिए राहुल गांधी गायब नहीं थे, लोग बाहर आते हैं। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के साथ स्वयं जब राष्ट्र के फ्लैग ऑफ के लिए थे। हाँ, मैं करेक्ट करती हूँ अपने आप को, फ्लैग ऑफ के लिए थे दिल्ली में, वो शीला दीक्षित के साथ गए थे। महाबल जी ये तो बता दीजिए राहुल मिश्रा कहाँ थे, राहुल गांधी कहाँ थे, ये तो बता दीजिए। देखिए आप क्यों राहुल गांधी विदेश में थे, आपके जब इस पार्टी में क्या करने गए थे विदेश में? सोनिया गांधी है। अरे महाबल मिश्रा जी क्या करने गए थे विदेश में? छुट्टियां मनाने गए थे ना, उनका प्रोग्राम तय था। देखिए प्रोग्राम उनका छुट्टियां मनाने गए थे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी छुट्टियां मनाने ही गए थे ना? नहीं, पहले से प्रोग्राम था, छुट्टी बनाने का क्या प्रोग्राम था ये मुझे निजी प्रोग्राम था, उनकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता हैं वो गए थे, और हमारे अध्यक्ष जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वो दोनों गए थे। तो दोनों जाकर के मुआयना करके आए थे। राहुल गांधी विदेश से आए, वो भी पहुंच गए। तो भाई हर परिवार के हर सदस्य पहुंचे हैं। ये जरूरी नहीं है। चलिए मानी, लेकिन इसका ट्रैक थोड़ा चेंज करते हैं। क्या ये डिजास्टर इंसान के द्वारा पैदा किया हुआ है? ये भी एक बड़ा सवाल है शाइना जी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अनु कपूर जी मौजूद हैं जो कि एक जियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर चंदन घोष साहब मौजूद हैं जो जियो हैजार्ड मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। अनु कपूर जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या ये डिजास्टर इंसान ने तैयार किया है, इंसानी गलतियों ने तैयार किया है? क्योंकि इससे पहले भी इकोलॉजिकल जोन घोषणा हुई थी कि इसको करा जाए, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के विरोध के बाद उसको टाल दिया गया। वैसे तो मैं जियोग्राफर हूँ, जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, और अगर जियोलॉजिस्ट भी होती तो ये बात जरूर कह सकती कि ये पूरा का पूरा जो डिजास्टर है ये कोई भी क्लाउड बर्स्ट या बारिश या फ्लड ने कॉज नहीं करा। सही तरीके से अगर सोचा जाए ये पूरा डिजास्टर मैन मेड ही है। इसकी जड़ कहाँ है? ये हमारी सोच में कि कैसे हम उस एरिया को डेवलप करना चाहते हैं और कैसे हमने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है, कैसे हमने बारूद से ये सारे के सारे पहाड़ों को उजाड़ मारा है, सारे पेड़ काट दिए हैं, और किसी ने कभी ये भी नहीं सोचा कि कितना यहाँ पर करा जाए, कैसे किया जाए। ये सारा का सारा किस्सा सिर्फ लोगों ने ही वहां पर क्रिएट करा है, पहाड़ी लोगों ने जरूरी नहीं, मगर प्लेन्स के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, वहां के कमर्शियल एंटरप्राइजेस ने इस पूरे पहाड़ को, पूरे हिमालयस को बिल्कुल उजाड़ दिया है। और ये इधर का ही डिजास्टर नहीं, हर जगह, पहलगाम में भी, चंदनवाड़ी में भी, हर जगह नॉर्थ ईस्ट में कभी फ्लड आ रहा है, कभी लैंडस्लाइड आ रहा है। ये तो होता ही चला जा रहा है। बार बार आपकी मीडिया इसको गलत कहती है, मीडिया इसको गलत सुबह कह देगी क्लाउड बर्स्ट ने इतने लोगों को मार दिया, बारिश ने ये चीज कर दी।
ये कोई नेचर हैज नथिंग टू डू विद दिस इज जस्ट ये एक सिर्फ हमने एक तरीका बना लिया इसको अपने आप को और लोगों को काफी इसमें उलझा देने का, ताकि पता ही ना चले कि रियल कॉज क्या है। ये बिल्कुल ही मैन मेड है, बिल्कुल ही मैन मेड है। हाँ, इसमें ये जो घटना 7-8 दिन से देख रहा हूँ और किस तरह से पानी बरसा है, इसके लिए तैयारियां नहीं है, ये तो पता है हर लेवल पे। और इस तरह जो पानी बरसने का ये भी जो 48 घंटा क्या 2 दिन पहले जो पहुंचा गया है खबर क्या भारी बरसात होने वाला है, इसके लिए जो इतना खबर जो है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस पहाड़ी एरिया में अगर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भी पानी बरसता है तो उसके लिए जो पानी का जो फ्लो पहाड़ी नदियां में जो होते हैं उसके लिए कहां तक क्या किस लेवल तक होना चाहिए था, इसके लिए कोई हमारे पास ऐसा कोई हैजार्ड मैपिंग सुचारू रूप से जो भी बनाया गया है, लेकिन वहां पे उस एरिया में वो नहीं पहुंचाया गया है। और जो भी किया है, जैसे कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है जैसे वादिया इंस्टीट्यूट है, क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, और ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि इस विषय में पहाड़ी एरिया में जो बरसात होने से क्या भूस्खलन होने से कहां तक किस तरह दबाव हो सकता है, इसका भी जानकारी इन्होंने मैप में दे रखा है। लेकिन इस जानकारी को जो डेवलपमेंट और डेवलपर जो भी डेवलपमेंट इस आसपास में हुए हैं, इसको ठीक तरह से अध्ययन करके जो भी इसमें कंस्ट्रक्शन और जनबसति किया गया है, इसको इस तरह से कोई सामंजस्य कोई ऐसा कोई रिलेशन करके जो करना चाहिए था, ये ठीक से नहीं हुआ है। बिल्कुल लापरवाही से हुआ है। इनफैक्ट उनको पता है ये बात, और लापरवाही से सड़कें बनाई जा रहे हैं, होटल बनाई जा रहे हैं बीच में ही कहीं पे, उनको पता नहीं है। ऐसे थोड़ी कोई पहाड़ों पे बारिश आती है, ऐसे थोड़ी कि घर के घर बह जाते हैं, कहाँ पे लोकेट करना है, कहाँ पे सड़कें हैं, कोई किसी ने इसका ख्याल नहीं करा। इस पूरे इसमें एक बात बड़ी साफ है, चाहे वो निशंक साहब की सरकार हो, चाहे वो कोश्यारी साहब की सरकार हो, चाहे वो विजय बहुगुणा की सरकार हो, जब इसको इकोलॉजिकल जोन बनाने की बात हुई तब इन्हीं तमाम विधानसभाओं ने एक रेजोल्यूशन पारित किया कि विकास और पर्यावरण का डेवलपमेंट साफ साफ होना चाहिए। यानी वो किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के बैन के खिलाफ थे, परिवर्तन के खिलाफ थे। नतीजा आज हमको देखने को मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि तब उनको क्यों नहीं याद आई कि ऐसा भी हो सकता है एक दिन। और सवाल ये भी उठता है इसके साथ कि इतने लोगों की मौत हर साल हर बार, क्या ये देश देख पाएगा? हर बार, और हर बार हम कह देंगे कि बारिश है, हर बार हम कह देंगे कि फ्लड है, कोई सोचेगा भी नहीं। फैमिलीज वहां से वापस आ रही हैं, दुख भरी कहानियां लेके आ रही हैं, कितने कितने लोग तबाह होते हैं और हर साल होते हैं। चाइना, आई थिंक दीपक जी ये सभी सवाल बहुत ही जायज है और कोई दो प्रश्न नहीं है कि इकोलॉजी और डेवलपमेंट को साथ साथ लेके ही काम करना पड़ेगा। और जो हम अभी सीख नहीं सकते हैं, एक समाज, एक मैच्योर प्रजातंत्र जहां हम सबको एकजुट रह के सबसे पहले देखना है कि किस ढंग से लोगों को रिहैबिलिटेट करें, दूसरे तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बैक ऑन ट्रैक, ताकि इकोलॉजी को कोई दिक्कत न होते हुए हम देखें कि जिंदगी दोबारा चालू हो सके। जहां तक सवाल ये है कि कौन जिम्मेदार है, मैं मानती हूं कि हर एक सरकार जो रही है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मुख्यमंत्री हो, सभी नेताओं जिन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है, और स्वाभाविक रूप से जो हम ये इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम 2 कदम आगे कभी भी जा सकेंगे। और रही बात आज ये उत्तरांचल की बात हो रही है, लेकिन बगल में जो प्रदेश हैं जहां भी हमने देखा है कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमने पर्यावरण के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो यही हम देखने जाएंगे कि पैटर्न पे पैटर्न और लोग मरते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि रिसर्च इज अ मस्ट इन गवर्नेंस, और वो रिसर्च एक्सपर्टीज को लेते हुए गवर्नमेंट को और सरकार को चलनी पड़ेगी। और जहां कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति, वहां कि ये परिस्थिति। लेट मी इंटरव्यू। अनु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रिसर्च है, रिसर्च करी हुई है, ये बातें हैं, मैप बने हुए हैं, ये बात बार बार कही गई है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन पे सुने, कोई नहीं, आप ये सुने, कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन की सोच भी ना रखे और उन चीजों को हटा दे
और सिर्फ अपने एक छोटे से पैसों के फायदे के लिए सारी की सारी तबाही कर दे, तो उसको रिसर्च को क्या करें? या तो हम ये रिसर्च कर लें कि कौन इसमें पैसे खा रहा है और किधर जा रहा है, वो भी सबको पता है, वो भी करने की जरूरत है। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज ने करी हुई है। अब हम थोड़ा सा तो सोच अब हम थोड़ा सा तो सोच लें कि आगे जाके अनु जी जो आप मेरा हाँ जी महाबल जी आ रहा हूँ आपके पास, शायरा जी का वाक्य सिर्फ एक बार सुन लेते तो इसलिए मैं अनु जी जो आप मेरा पूरा वाक्य एक बार सुन लेते, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रिसर्च के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति जहां हमने देखा है कि जिस ढंग से लूट हुई है ये पूरे देश में, कोई भी सरकार हो, जहां हमने देखा है कि भ्रष्टाचार किसने किया, ये सभी बैकडेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस रहे हैं प्रदेश में, सबको एक्सपोज करने की आवश्यकता है ताकि ये एक मिसाल बन सके देश भर के लिए। और वो आता है राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ, क्योंकि जब आप में देखेंगे कि एक नेता में वो बल है और वो कर दिखाना है, तो वो ब्यूरोक्रेसी को भी साथ में लेते हैं, एक्सपर्टीज को भी साथ में लेते हैं। मतलब अनु जी मेरा एक सवाल है इनसे, शाइना एनसी जी आपकी सरकार वहां 2 बार रही है, 2 बार आपके कई मुख्यमंत्री रहे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, यानी बीजेपी के अंदर भी ऐसा कुछ करने की इच्छा शक्ति कम थी। आप एक मिनट अनु जी, बीजेपी के अंदर भी ये करने की इच्छा शक्ति कम थी, लेकिन आप दीपक जी उसके पहले भी जा सकते हैं। हाँ दीपक जी आप 30 साल पहले 50 साल पहले की कहानी है, बहुत सारे सरकार रह चुके हैं उसके पहले भी। तो ये 20-40 साल से 2003 में बना है। नहीं सवाल ये कि आप उत्तराखंड 2003 में बना है। हम हिमालय तो थे ही, उत्तराखंड बनने से क्या, यूपी का तो हिस्सा नहीं, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड का जो जगह है, जो पेरीमीटर है, वो नहीं मौजूद थे। ये प्रॉब्लम 10 ईयर्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम 10 ईयर्स से पहले की भी शुरुआत है। माना, लेकिन 10 साल में 10 साल की नहीं है, उसके पहले एक सवाल है, पहले की बात। मुझे लगता है कि जब लोगों की वहाँ पर कहानियां और ये मैस बरियल वहाँ पर इंफॉर्मेशन वहाँ होगा, तो लोग ही इन सरकारों को बदलेंगे, लोग ही इन सरकारों को सिखाएंगे, लोग ही अब उठेंगे। गुस्सा है लोगों को। बताऊँ आपको, मैंने 1994 के बाद और दीपक जी ये सवाल नहीं है कि उत्तराखंड कब बना, एक हद भी पहुंच जाती है, नहीं गुस्सा भी पहुंच जाता है, दुख भी पहुंच जाता है। पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। अन्ना हजारे के आंदोलन को याद करती हैं आप? मोमबत्ती लेकर जाएंगी आप? वो पब्लिक नहीं, मोमबत्ती लेकर जाएंगी आप? मैं प्रोफेसर साहब से पूछता हूँ, मोमबत्ती लेकर जाएंगे इंडिया गेट पर आप? देखो एक बात ये है, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, और इसी का फायदा ये राजनीतिक दल उठाते हैं। इसीलिए महाबल मिश्रा के सामने चल रहा हूँ। महाबल मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट टोटल फेलियर रहा। सरकार बीजेपी रहा, कांग्रेस रहा, इस बात की नहीं। डिजास्टर इस बार तो आपकी थी ना, दूसरी इस बात तो आपकी थी ना। एनडीएमए के चेयरमैन तो आपके प्रधानमंत्री, इस्तीफा मांग लीजिए। एनडीएमए के चेयरमैन तो आपके प्रधानमंत्री है, इस्तीफा मांग लीजिए उनसे। डिजास्टर मैनेजमेंट, महाबल मिश्रा जी आपने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट फेलियर रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन आपके प्रधानमंत्री है, इस्तीफा मांग लीजिए उनसे। वहाँ देखिए 2005 से ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है। मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, और जहां इकोलॉजी और डेवलपमेंट की दोनों तो फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का इस्तीफा मांग लीजिए। नहीं देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का इस्तीफा मांग लीजिए। जब नदी के किनारे में मकान आप बनाएंगे, धारा को संकुचित करेंगे तो नदी में पानी आएगी। हाथ जोड़कर यही नदी है, आप मान रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं हो पाया है, तो जो लोग उसके लिए जिम्मेदार है वो इस्तीफा दें। पॉलिटिकल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहती है, या तो प्रधानमंत्री या बहुगुणा साहब दें। आप ये बात देखिए, राज्य की बात हो रही है, नेशनल की बात नहीं। जहां उत्तराखंड की बात अभी आ रही है, चलिए मैंने प्रधानमंत्री का नाम छोड़ दिया, नदी के किनारे मैंने प्रधानमंत्री का नाम छोड़ दिया, आप बोल दीजिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। नहीं, मैं क्यों? देखिए, जब नदी के किनारे मकान बनाया जाएगा, नदी के धारा को मोड़ा जाएगा, आप बारूद से सुरंग बनाएंगे, तो प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ तो हुआ है ना। आप बोल दीजिए विजय बहुगुणा इस्तीफा दे, क्यों हिचक रहे इतना? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं हुआ है, एक साल से विजय बहुगुणा इस्तीफा दे, 1 साल से बना है।
आज ये सुरंग 1 साल से नहीं बना है। जब से उत्तराखंड यूपी में भी था, तब से पहाड़ों के साथ, नदियों के साथ, आज नदी के किनारे बड़े बड़े मकान बना दिए गए, नदी की धारा को मोड़ दिया गया। आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ, सुरंग डालकर आपकी सुरंग बनाया गया। महाबल मिश्रा जी, सब कुछ हुआ तो आपकी सहमति से है ना, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। एक मिनट में कह दूं कुछ। देखिए, एक साल में दीपक जी सारी चीज नहीं बन गई। सवाल से क्यों भाग रहे हैं आप? सारे सरकार हकीकत से नहीं भाग सकते महाबल मिश्रा जी, हकीकत से नहीं भाग सकते। ये हकीकत तो एक और भी है। 6 दिन में नहीं दीपक जी 6 दिन में नहीं हो सकते कोई काम। ये काम अभी 1 साल से वो है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रकृति से खिलवाड़ आज नहीं शुरू हुआ, 2003 से शुरू नहीं हुआ, पहले भी हुई है। तो जब से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है, वहाँ ये दिखते आ रही है। इसको समझना चाहिए। फ्यूचर में इसका काम को, इकोलॉजी और डेवलपमेंट को दोनों को समझने आज के दिन में तो सारी पार्टियां इकट्ठे होकर, सारा देश इकट्ठा होकर इस पर्टिकुलर गंभीर जो समस्या पैदा हुई है उसके लिए जुड़ के काम तो करे। एक दूसरे के साथ लड़के, एयरपोर्ट पे एक दूसरे के साथ झगड़ के इसका कोई फायदा नहीं हो रहा देश को। इतने सारे लोग वहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन चाह रहे हैं, डॉक्टर्स वहाँ पहुंचे, काम तो करें। अभी इमरजेंसी है, काम तो करें। इसमें फंसे हुए नरेंद्र मोदी लैंडिंग करेंगे, राहुल गांधी कहाँ गया है? आईटीबीपी के कैंप में नहीं जाएंगे, तो इसमें फंसे हुए हैं। कहाँ आप ये रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्या करेंगे? आप ये तो देखिए कि लोग कितनी दुखभरी कहानियां लेके, सड़क बनाऊंगा, ये मंदिर बनाने की बात क्यों नरेंद्र मोदी की? आप इस बात में हमें बताएं। ये कहते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन मंदिर बनाने की बात क्या है? अयोध्या की मंदिर बनाते आप इस विषय को छोड़ें और आप बताएं कि आप लोगों के लिए क्या करेंगे? जो राम को ठगा है, आप भोले बाबा को ठगने चले गए आप। नहीं, आप इन सब चीजों को छोड़ें, आप बस इतना बताएं कि इतने सारे जो स्कूल बनाऊंगा, सवाल करना चाहती हूँ। चाइना बिल्कुल करिए, चाइना बिल्कुल करिए, बिंदास होकर करिए। दीपक जी, क्योंकि ये लास्ट पर खेलने की बात नहीं होनी चाहिए, मंदिर बनाने की बात अभी वक्त नहीं है। अभी रोड बनाने की बात है, अभी स्कूल बनाने की बात है, अभी हॉस्पिटल बनाने की बात है, मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहती हूँ। मंदिर बनाने का वक्त नहीं था। 1 मिनट, हाँ जी, आप सुनेंगे तब। हाँ जी, आप सुनेंगे तब। मैं कांग्रेस के नेता को सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज आपकी सरकार मौजूद है, आपका जो विजन प्लान है प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए और वहां के लोगों के लिए, आप स्पष्ट कीजिए ताकि देश भर में पता चले कि ये है आपका एक्शन प्लान। या वो भी नहीं है तो स्वाभाविक रूप से बता दीजिए कि हम ना सफल रहे हैं, और जो आपको लगता है कि कोई आपका विजन प्लान है तो ये मौका है जहां आप लोग तक पहुंच सकते हैं और कह सकते हैं कि आप ये करने वाले हैं और ये आपका प्रायोरिटी है एजेंडा में। अभी मौका है सिर्फ यात्रियों को बचाने के लिए। विजन बात की बात है, अभी उस यात्रियों के जिनको परिवार से बिछड़ा है उनको बचाने का काम है। विजन की बात तब आएगी जब हम सभी समस्या से निपट जाएंगे, ये आपदा से निपट जाएंगे, तब विजन की बात करेंगे। पहले प्रायोरिटी है जो माँ से बेटा बिछड़ा है, बाप से बेटा बिछड़ा है, उसको बचाने का काम सरकार कर रही है। राज्य सरकार कम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, तो सारे सरकार का अभी ध्येय सिर्फ यात्रियों को बचाने का है, आपदा से बचाने का है। महाबल मिश्रा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, क्या सरकार आपकी आपदा प्रबंधन को जिस तरह से नियंत्रण करना था उसमें असफल रही है? देखिए, जो स्थिति आपदा आई है, क्या भुज में जो आया था, भुज में जब भूकंप आया था तो पूछ के आया था क्या पहले से? गुजरात में ही तो भुज है, भुज में जो आपदा हुआ तो जाना था, जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की, आप बात कर रहे हैं भुज की, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। लैंडस्लाइड बहुत अलग होता है। क्या महाबल मिश्रा जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या आपकी सरकार आपदा प्रबंधन कंट्रोल करने में नाकाम रही है? नहीं। और अगर आप भुज की भी बात करें तो भुज से सीख लेते हैं। लेकिन दीपक जी, स्वाभाविक रूप से भूकंप और लैंडस्लाइड में फर्क होता है। नहीं है, ये जो हमको बहुत
सोचने की बात है, गंभीरता से विचार करने की। जहां आपदा प्रबंधन किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, अब सोचने का मौका आया है, गलती ढूंढने की मौका नहीं आया। अरे 67 साल से तो सोच रही है महाबल मिश्रा जी, आप लोग सोच ही रहे 67 साल से, किया क्या आपने? निश्चित रूप से 67 साल में हमारी सरकार रही है, ज्यादा दिन हमारी सरकार रही है, उसमें दो मत नहीं है। जहां गलतियां हुई है, सीख लेने की बात है, गंभीरता पूर्वक प्राकृतिक आपदा के लिए निपटने के लिए हम लोग को सीख लेकर विजय बहुगुणा का इस्तीफा ले लेना चाहिए। सीख लेकर विजय बहुगुणा का इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये इस्तीफा मांगने का समय अभी नहीं है। चलिए इसी नोट पर मैं खत्म करता हूं, इस्तीफा मांगने का समय अभी नहीं है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हैं और सवालों के जवाब अभी दिए जाने बाकी हैं। क्या ये पॉलिटिकल और माफियाओं का नेक्सस है जिसके चलते उत्तराखंड में इतनी बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण होता जा रहा है? क्या नदियों की धारा बदलने से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है? क्या उत्तराखंड उतने टूरिस्ट को अपने आप में समेटने में नाकाम है जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु बनकर केदारनाथ, बद्रीनाथ और पूरे उत्तराखंड को घूमने के लिए जाते हैं? सवाल कई सारे हैं, इन सवालों के साथ हम छोड़े जाते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।